बात समझ आ गई। दरवाजे पर कोई लगातार आवाज दे रहा था। थोड़ी देर सुनकर भी अनसुना करती रही थी प्रिया। उसे लग रहा था कोई न कोई नीचे आवाज सुनकर दरवाजा खोल ही देगा। जब प्रिया से रहा न गया तो वो हाथ से वाइपर लिए हुए ही बालकनी में आकर देखने लगी कि नीचे कौन है। देखा तो सब्जी वाला और दूध वाला दोनों खड़े थे। प्रिया उस समय घर की साफ सफाई कर रही थी। संयुक्त परिवार में रहने के जहाँ फायदे होते हैं वहाँ तकलीफें भी कम नहीं होती। थोड़ी देर पहले ही तो वो नीचे किचन का काम खत्म कर ऊपर अपना बेडरूम और बच्चों के कमरे की सफाई करने आई थी। उसने झांक कर देखा, आंगन में उसकी सास अकेली कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो उठकर दरवाजा खोल नहीं पाती। वो अपने पैर और शरीर से लाचार जो थी। भाग्यश्री निवास की मालकिन भाग्यश्री जी, जिसने पूरे परिवार के साथ साथ गली मोहल्ले वाले भी खौफ खाते थे, वो कब किस पर क्यों बरस जाए यह कोई नहीं जान पाता था। शरीर में फुर्ती तो गजब हुआ करती थी कुछ साल पहले तक, पर पिछले 4-5 साल से धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता गया और बीमारियों ने उनके शरीर में डेरा बसा लिया। बीमारियों को उनकी डांट डपट ताने उलाहने का कोई डर नहीं था। वो अपने डर धीरे कब परिवार से सभी सदस्यों के मन से हटाया गया ये तो वो भी न जान सकी। अब तो उल्टा ही है, उन्हें ही परिवार वालों से डर कर रहना पड़ता है। उनके ही घर से कब उन्हें निकालकर वृद्धाश्रम या किसी सरकारी अस्पताल में हमेशा के लिए छोड़ आए उसकी अपनी ही संतानें। प्रिया ने हाथ में पकड़ा वाइपर एक तरफ रखा और साड़ी का पल्लू ठीक कर नीचे गेट खोलने आ गई। बहुरानी कब से आवाज लगा रहे हैं, कोई गेट खोलने आया नहीं। अब आपके घर में पहले वाली बात ही नहीं रही। पहले तो एक बार से दूसरी बार गेट खटखटाते हुए भी डर लगता था। दूध वाले ने कहा तो प्रिया ने हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिएगा काका। प्रिया ने सब्जी वाले से सब्जी और दूध वाले से दूध लेकर दोनों को विदा किया और गेट बंद कर दिया। वो सामान रखने किचन में जा ही रही थी कि तभी उसकी सास ने इधर उधर देखते हुए उसे इशारे से अपने पास बुलाया। जी माँ जी, कैसी है अब आपकी तबीयत? क्या बताऊं कन्या, रात में कई बार उल्टी हुई और इस जोड़ों के दर्द से पूरी रात नींद भी नहीं आई। इन लोगों ने मेरी सारी दवाई बंद कर दी। बिना दवाई दिए मुझे मार डालना चाहते हैं। उनकी आवाज में दर्द भरा हुआ था। माँ, आपने सुबह गैस की और बीपी की दवा ले ली थी? नहीं, कहाँ ली कोई दवा, कोई ला ही नहीं देते। कितने दिनों से सबको बोल रही हूँ, पर अब कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। मेरी सारी दवाई तेरी जेठानी ने छुपा ली। कहती है अब आपको दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। आपकी दवा पर फिजूल के पैसे बर्बाद करने को नहीं है। मेरी ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। तेरे ससुर जी के जाने के बाद मैंने अकेले ही कैसे बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी मिली तो शादी करवाई और अब उनकी पत्नियां मेरा जीना हराम करके रख दिया है। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं इनसे कहती तो यह ला देते या मैं खुद ही ला देती। बड़का ने मेरे छोटका को भी तो धमका कर रखा है। माँ के लिए कोई दवाई नहीं लाना, डॉक्टर ने मना किया है। अब मुझे नारियल पानी भी तो नहीं ला कर देते। कहते हैं केरल और कई राज्यों में नारियल पानी बूढ़े लोगों को इसलिए पिलाते हैं जिससे वो जल्दी मर जाए। फिर मुझे क्यों नहीं ला कर देते? आखिर ये लोग मुझसे छुटकारा ही पाना चाहते हैं। तुमको तो पता है ना, तुम तो पढ़ी लिखी हो। मुझे डॉक्टर ने ही कहा था ना कि माँ जी को आपको सोडियम की कमी हो जाती है बार बार, इसलिए रोज एक गिलास नारियल पानी जरूर पीना है। भाग्यश्री ने प्रिया के हाथ पकड़कर रोते हुए कहा। अब तो बोलते वक्त अक्सर रोने लगती। प्रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। बहुत रुलाया था उन्होंने उसकी जेठानियों को और उसे भी। अब वही बहुएं गिन गिन कर बदला ले रही है। बस प्रिया पुरानी सारी बातें भूलकर अपनी सास की बात सुनती थी, उसकी सेवा करती थी, तो वो भी उसकी जेठानियों को फूटी आंख ना सुहाता था। सुन ना कन्या, तू ही मेरे लिए दवा और नारियल पानी ला देगी। गला बहुत सूख रहा है। बार बार उल्टी होने से शरीर में पानी की कमी हो गई है। बड़ी कमजोरी लग रही है। माँ जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी ला देती हूँ। पहले आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ,
अरे क्या बताती तुमको, तुम तो खुद ही अपने काम में व्यस्त रहती हो, दिन भर का काम करके थक जाती हो। अब तो घर के किसी काम में मदद भी नहीं कर पाती हूँ। ऐसे में रात को भी तुमको तंग करूं, ये सही तो नहीं। फिर तेरी जेठानी मुझे तुमसे बात करना देख मुझसे भी बेमतलब का लड़ेगी। देख मुझे कैसे धक्का दिया था कुछ दिन पहले, अभी तक सिर में चोट है और हाथ भी सूज गया है। प्रिया को अपनी सांस की तकलीफ देखकर बहुत दुख हो रहा था। तभी उसकी नजर अपने दाएं हाथ पर गई, जिसमें सालों पहले गर्म तेल डालने से जो फफोले हुए उसका दाग अब भी था। वो दिन उसकी आंखों में घूम गया। घर में मेहमान आए थे और वो पूरियां तल रही थी। सासू माँ ने बाकी दोनों बहुओं और अपनी बेटियों को रसोई घर में आने और प्रिया की मदद करने से मना कर दिया था। एक साथ खाने के टेबल पर 6 लोग बैठे थे और पूरी बेलने तलने का काम अकेले प्रिया ही कर रही थी। सबको गरम गरम फुली फुली पूरी चाहिए थी। प्रिया मशीन की तरह अपने हाथ चला रही थी, फिर भी इतनी जल्दी नहीं बन पा रही थी पूरियां जितनी जल्दी सबकी थालियां खाली हो रही थी। भाग्यश्री सबके सामने प्रिया पर चिल्लाते हुए किचन में आ गई। जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथों में मेहंदी लगा रखी है या टूट गए हैं तेरा हाथ। गुस्से में आग बबूला होते हुए भाग्यश्री ने उसके हाथ पर गरम तेल डाल दिया था और बाल खींचते हुए उसे वहां से जाने को कहा। तू भी जा और अपनी जेठानियों की तरह आराम फरमा, मैं अकेले ही किचन का सारा काम निपटा लूंगी। हाथों की जलन से छटपटाती हुई प्रिया अपने कमरे में आकर बहुत देर तक रोती रही थी। पति ने जब पूछा तो उसने अपनी ही गलती बताई कि पूरी तलते वक्त गलती से उसके हाथ पर गरम तेल गिर गया। उसने उसकी माँ का नाम नहीं लिया। दवाओं से जलन और घाव तो समय के साथ ठीक हो गए, पर निशान बाकी रह गए जो अभी भी पुराने यादों के साथ ताजा हो जाते हैं। प्रिया देख रही थी कि उसकी सास की आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे हैं और कुछ बूंदें उसके हाथों पर भी पड़ रही है। सालों बाद उसकी आंसुओं की कीमत भाग्यश्री को अपने आंसुओं के साथ देनी पड़ रही थी। प्रिया सोच रही थी कि उसके पिता ठीक ही कहते थे, कर्मा लौट कर आता है। उसकी सास ने जो अपने स्वभाव से बुरे कर्म किए थे, उसी कारण तो उसकी आज यह स्थिति हो गई थी। 3 बेटे बहुओं और 2 बेटियों के होते हुए भी वो हर चीज के लिए तरसती थी। कोई उनके पास 2 मिनट बैठकर उनका सुख दुख साझा करने के लिए तैयार नहीं था। उनकी बेटियां अपने ससुराल में खुश थी, कभी कभार आती भी तो माँ से ज्यादा समय अपनी भाभीयों के पास ही बिताती। जानती थी कि माँ तो सिर्फ अपनी बहुओं की बुराइयों का पिटारा खोलकर बैठ जाएगी। प्रिया की नजर अपनी बड़ी जेठानी पर पड़ी जो काफी देर से उसे घूरे जा रही थी। उसकी दोनों जेठानियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो सास की सेवा करे, उनसे बात करे। जा बहू, सामान रख आ रसोई में, तेरा हाथ दुखने लगा होगा। इसी हाथ को कई बार मोड़ा था उन्होंने और आज उन्हें अपनी बहू की चिंता सता रही थी। जी माँ जी, मैं बस थोड़ी देर में आपकी दवाइयाँ ला दूंगी। प्रिया रसोई में आई तो दोनों जेठानियां उस पर बरस पड़ी। भूल गई तू सब कुछ, कितनी तकलीफ दी है उन्होंने हम तीनों को। हम दोनों से ज्यादा तो तेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, फिर भी तू माँ जी की सेवा करती है। दीदी, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है। आज वो तकलीफ में है तो अपने कर्मों की वजह से ही। ऐसे में उनको कष्ट देकर और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करके हम अपने कर्म क्यों बुरा करें। हम तो नहीं भूल सकते उनके अत्याचार को, तू पता नहीं कैसे भूल जाती है। बड़ी जेठानी बोली तो मजली भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमसे तो ना होगा अब उसकी सेवा करना। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया हम तो खुश है उनको तकलीफ में देखकर। मजली दीदी, ये आप क्या बोल रही है? आज हम अपनी सास के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही तो हमारी बहुएं भी हमारे साथ करेगी, तो हम क्या करेंगे? माँ जी की सास ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया तो उन्होंने उसका बदला हमारे साथ लिया। इस चेन को तोड़ना होगा। हम अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखेंगे तो वो हमें अपनी सास माँ जैसे मानेगी। प्रिया, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम बेकार में उनसे बदला ले रहे हैं। हाँ दीदी, ऊपर वाला सब देखता है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा तो दीदी, आप माँ के लिए खिचड़ी चढ़ा दीजिए, मैं जल्दी से काम पूरा करके माँ जी की दवाइयाँ ले आती हूँ। प्रिया की बात उसकी दोनों जेठानियों को भी समझ आ गई थी।
वो दोनों अपना कर्मा सुधारने की कोशिश में लग गई और ठान लिया कि अब वो अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी।